एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के साथ, जहां पे हम आपका पॉलिटी का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप सभी का मई की स्टार्टिंग से पहले प्रीलिम्स का पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। तो आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन्हीं वीडियोस को बार बार देखते रहिए और आपका प्रीलिम्स का पॉलिटी के लिए क्रैश कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन से आपको पढ़ाया है कि जो भी कंटेंट लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन में दिया गया है वो सब यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम 20 से 25 मिनट की वीडियोस का टाइम रखते हैं, मुझसे ज़्यादा स्ट्रेच करने का उसे नहीं कोशिश करते, तो ठीक है। अब हम यहाँ पे फेडरल सिस्टम वाले टॉपिक पे आ चुके हैं। ये आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब आपको सबसे पहले बताती हूँ कि फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ये पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ डिफरेंसेस का, फिर मैं आपको यही सब चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ाऊँगी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम में डुअल गवर्नमेंट होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में भी बताई हैं। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक होगी नेशनल गवर्नमेंट और एक होगी यहाँ पे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे यहाँ होता है, देखिए, जैसे कि एक होता है सेंटर के पास पावर, हम सभी एमपीज़ के इलेक्शंस में वोट करते हैं, और एक होता है स्टेट लेवल के इलेक्शंस जहाँ पे एमएलए के इलेक्शंस के लिए वोट करते हैं। और हमारे यहाँ तो 3 टायर सिस्टम है, जहाँ पे हम फिर पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी भी आ जाता है। और फिर यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होती है, दैट इज़ नेशनल गवर्नमेंट होती है। और नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो रीजनल गवर्नमेंट्स को फॉर्म करना चाहती है, नहीं, वो चाहे तो फॉर्म कर ले, चाहे तो फॉर्म ना करे। जबकि यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट में क्या होता है, इनके ऊपर कंपलसरी होता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया होता है कि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स दोनों बनेंगी। अब हमारे यहाँ क्या होता है, फेडरल सिस्टम में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको। क्यों, देखिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है फेडरल सिस्टम में, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी ना चला पाए। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपनी खुद की पावर्स दी जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें खुद से दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जैसे हमारे 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में दिया गया है कि स्टेट लिस्ट कौन सी है, नेशनल लिस्ट कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है, सब कुछ दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को बचाने के लिए काम किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटर्न भी हो सकता है, जैसे कि फ्रांस में है, या फिर अनरिटर्न भी हो सकता है। देखिए, इसी स्टेटमेंट से आपको 2 यहाँ पे फैक्ट्स पता चल रहे हैं कि फ्रांस में जो है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में और ब्रिटेन जो है वहाँ पे अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होती है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में, मैंने आपको बता दिया। और यूनिटरी में क्या होगा, कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगी, यहाँ पे सारी की सारी पावर्स जो है वो नेशनल गवर्नमेंट को दी जाती हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, जैसे कि जापान में, या फिर सुप्रीम नहीं भी हो सकता, जैसे कि ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वही फाइनल है। जबकि ऐसा हमारे यहाँ हमने, देखिए, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली मेंटेन किया जाता है यहाँ पे फेडरल सिस्टम के अंदर। ठीक है, 1 मिनट गाइस। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, फेडरल में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटर्न के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं, मैंने आपको कुछ फीचर्स यहाँ पे इसके स्टडी कराए थे। जैसे कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है अमेंडमेंट के लिए। फिर मैंने आपको कुछ वो भी फीचर्स बताए थे जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए विद रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब देखिए, जिसने भी वो लेक्चर देखे, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी किस तरीके से आती है, कि मतलब किन को वोट करना होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है जैसे फ्रांस में, या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है। फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आ जाता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे फिर से वही है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, नॉन इंडिपेंडेंट भी, सब कुछ नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नेशनल गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरीके से रखना चाहती है। यूनिटरी सिस्टम में ये होता है। फिर यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है और फिर हमारे यहाँ राज्यसभा बनाया गया है।
ये होता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब। और फिर हम अपने स्टेट्स में भी देखते हैं, कुछ 6 to 7 स्टेट्स में हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाए गए हैं। तो अपर हाउस लोअर हाउस दोनों का प्रोविजंस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यूनिटरी में लेजिस्लेचर बाईकैमरल भी हो सकते हैं और यूनिकैमरल भी हो सकते हैं। तो देखिए ये था मोटा मोटा हिसाब किताब फेडरल सिस्टम का कि क्या क्या फीचर्स हैं। अब मैं आपको जो है ये सभी फीचर्स आगे जाके ये डिटेल में बताती हूँ। However, the term federation has nowhere been used in the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म फेडरेशन नहीं यूज़ किया गया है। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप इसकी डायरेक्टली आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म फेडरेशन यूज़ किया गया है। फेडरेशन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज़ किया गया है। आर्टिकल 1 में बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 में जब मैंने आपको यूनियन एंड टेरिटरीज वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था आर्टिकल 1 में क्या चीज़ इंडिया को बोली गई है, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स है। According to Dr. B.R. Ambedkar, the phrase union of states has been preferred to federation of states. क्यों हमने ऐसा क्यों किया? ऑल्दो हमने यहाँ पे हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स भी हैं और हमारे यहाँ फेडरल फीचर्स भी हैं, बट फिर भी हमने कहीं पे भी टर्म फेडरल क्यों नहीं यूज़ किया, मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड क्यों नहीं डाला फेडरेशन। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें 2 रीजंस बताए हैं। देखिए, द इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। देखिए अमेरिकन फेडरेशन में क्या हुआ, ये जो इनकी जितनी भी 50 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, इन सब ने आपस में आके एक साथ डिसाइड किया कि हम सब मिलकर एक स्टेट बनाएंगे, इस तरीके से बनी। और इंडिया में क्या था, हम पहले से ही एक कंट्री थे, ये कमिंग टुगेदर था। यूएस में हमारे यहाँ क्या था, होल्डिंग टुगेदर हुआ। देखिए जैसे कि हैदराबाद अलग होना चाहता था यहाँ से, हमने उन्हें नहीं होने दिया। जूनागढ़ अलग होना चाहता था, हमने यहाँ पे इन सभी को होल्ड करके रखा। फिर दूसरा क्या आता है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम फेडरेशन। देखिए यूएस में क्या हो सकता है ना, स्टेट्स की चॉइस है, चाहे तो अलग भी हो सकते हैं यहाँ से, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट्स के पास किसी के पास राइट नहीं है। देखिए इसलिए हम बार बार सुनते हैं कि खालिस्तान का इशू चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि इनकी अलग, इनको अलग कंट्री दे दिया जाए खालिस्तान, जबकि ऐसा हम उन्हें नहीं करने दे रहे। कि हम नहीं चाहते कि हमारा रीजनलिज्म फैले या फिर किसी भी स्टेट को अलग होने का कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नहीं दिया गया है। अब आ जाते हैं, द इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, हमारे यहाँ फेडरल फीचर्स भी हैं, तो ये सब कुछ जो है ना हमने कनाडा के मॉडल से लिया है और हम अमेरिकन मॉडल के ऊपर बेस्ड नहीं है। देखिए अब इसमें डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताती हूँ दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। द कैनेडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट एस्टैब्लिशेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए हमारे में क्या हो रहा है, ऑल दो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड हैं, बट फिर भी सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है स्टेट से। अब मैं आपको बताऊंगी किन किन प्रोविजंस के थ्रू किया गया है कि सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई। द इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कैनेडियन फेडरेशन इन इट्स फॉर्मेशन, दैट इज़ वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखिए हम जो है डिसइंटीग्रेट करके बने हैं, ना कि कमिंग टुगेदर से बने हैं, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था। इन इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन, हमने यूनियन टर्म को तवज्जो दिया। आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज़ किया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, अब सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज कैसे कैसे करके हो रही है, जैसे कि गवर्नर की पावर आ जाती है, इमरजेंसी प्रोविजंस हो जाते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाती हैं। ये सब जो कुछ कुछ ये कुछ कुछ तरीके मैंने आपको बताया, अभी हम इसी चैप्टर में इनको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी प्रूव की जाती है। पहले हम फेडरल फीचर्स को देख लेते हैं। देखिए ड्यूअल पॉलिटी जो मैंने आपको बता दिया है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट जो यहाँ पे डील कर रही है मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं वो यूनियन लिस्ट में जाते हैं, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया हमको एक ही पॉलिसी चाहिए। अब देखिए जो फॉरेन अफेयर्स की पॉलिसी है, हम ये नहीं कर सकते कि हर एक स्टेट अपनी फॉरेन अफेयर्स की अलग अलग पॉलिसी रखेगी। ऐसे करके तो कंट्री में लाइक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए बेसिकली फॉरेन अफेयर्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, करेंसी एक ही होनी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। और स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंडर आती है, पब्लिक वाटर स्टेट लिस्ट के अंडर आ जाते हैं। इस तरीके से डुअल पॉलिटी होती है फेडरल सिस्टम में। ठीक है, अब आ जाते हैं रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
अब इंडिया में क्या है, ना ही हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब ये जो जितना भी कुछ है ना कि इतने आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स चेंज होते रहते हैं, शेड्यूल्स पार्ट्स ये सब चेंज होते रहता है, तो इसको इतना ध्यान से मत देखिए। बस मैंने आपको ये समझा दिया था पहले ही कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब मैंने आपको पहले वो चीज़ पूरी समझाई थी यहाँ पे। एक सेकेंड, पता नहीं है बार बार इशू क्यों हो रहा है इसमें। अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट आ जाती है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में आपको इतने नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं। आप बस इतना देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में ही डाले गए हैं। ये भी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का ही तरीका है कि हमने सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में डाले। बोथ द सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये मैंने आपको बता दिया था। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करता है कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर। और रेसिड्यूरी लिस्ट, जो तीनों ही लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है उनके ऊपर लॉ बनाने का राइट यहाँ पे सेंटर को दिया गया है। अब आ जाते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे, मतलब फेडरल सिस्टम में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द लॉज इनैक्टेड बाय सेंटर एंड द स्टेट्स मस्ट कन्फर्म टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पे अगर हमारे पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करना है तो उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि वो कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट हो सकता है, किस तरीके से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना होगा। ये नहीं अपनी मनमानी से किसी भी चीज़ को अमेंड कर दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता। मैंने आपको ये चीज़ पहले के लेक्चर में भी बता दी थी। अदरवाइज दे कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट थ्रू द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जैसे कि एनजैक के केस में हुआ था, जहाँ पे माना जा रहा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को छीन रहा है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। दस द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, legislative, executive and judicial at both the levels must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution. देखिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके मैंने आपको फीचर्स बता दिए थे। यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ रिजिड भी होगा, इसमें कुछ नया बताने का नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द टू पर्पसेस, दैट इज टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी of the constitution by exercising the powers of judicial review and to settle disputes between center and states or between two states. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर दी जाती है, ये हम जब सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वेरियस प्रोविजंस लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू द जजेस। एक बार वो अगर इलेक्ट हो गए, जजेस को अगर एक बार अपॉइंट कर दिया गया, तो अगर जजेस को हटाना है तो बस इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाया जा सकता है, ऐसे रैंडमली किसी भी जज को नहीं हटाया जा सकता, इससे इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं एंड सो ऑन टू मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंट। ये सब फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे दिए गए हैं। फिर बाई कैमरलिज्म का प्रोविज़न आ जाता है, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं कि हमारे यहाँ बाई कैमरलिज्म है, दैट इज़ राज्यसभा लोकसभा सब कुछ दिया गया है। ठीक है, आई डोंट नो ये की चीज़ क्यों हो रही है बार बार आज की स्लाइड्स में। ठीक है, आज हम डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं यूनिटरी फीचर्स आ जाते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है कि हम यूनिटरी फीचर्स कैसे करके मेंटेन करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया गया है। द डिविजन ऑफ पावर इज इन द फेवर ऑफ सेंटर्स एंड हाईली अनइक्विटेबल फ्रॉम द फेडरल एंगल। फर्स्टली द यूनियन लिस्ट कंटेन्स मोर सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनियन लिस्ट में कुछ 100 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और स्टेट लिस्ट में कुछ 58 आते हैं, तो देखिए यहीं से पता चल रहा है। देन द स्टेट लिस्ट। सेकेंडली द मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन को दिए गए हैं। थर्डली द सेंटर हैज़ ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई क्लैश होता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो यहाँ पे सेंटर को पावर दी गई है कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर रूल बनाने के लिए। फाइनली द रेसिड्यूरी पावर्स हैव बीन लेफ्ट विद द सेंटर वाइल इन यूएस दे आर वेस्टेड इन द स्टेट। हमारा रेसिड्यूरी पावर्स भी हमने सेंटर को ही दे दी हैं, तो हमने इस तरीके से सेंटर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। फिर दूसरा क्या, स्टेट्स को नॉन डिस्ट्रक्टेबल बना दिया कि स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकती, तो इससे भी चीज़ पता चल रही है कि सेंटर को ज़्यादा पावर दी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि स्टेट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस यहाँ पे नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे पहले के स्लाइड्स में। अनलाइक इन अदर फेडरेशन द स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और देखिए यहाँ पे अगर स्टेट्स की बाउंड्रीज भी चेंज करनी है, देखिए सपोज करिए
कि ये उत्तराखंड है, अगर उत्तराखंड की बाउंड्री चेंज करनी है तो यहाँ पे पार्लियामेंट कर सकता है इस काम को। हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा था कि स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है। पार्लियामेंट को तो बस सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे एक्ट को पास कर देना है। तो इससे भी पता चल रहा है कि स्टेट्स जो है यहाँ पे कितने फ्रेजाइल हैं। द पार्लियामेंट में बाय यूनिलेटरल एक्शन चेंज द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट। मोर ओवर इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बस स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए स्टेट्स को यहाँ पे किसी भी तरीके से चेंज करने के लिए। हेंस द इंडियन फेडरेशन इज एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। यहाँ पे हमारे हम स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेंटर अपने हिसाब से, बट उनको खुद से अपने आप को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि ये इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। फिर क्या आता है तीसरा, देखिए हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जा रही है कि ये नहीं है कि सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। तो इसलिए भी यहाँ पे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस कौन कर सकता है, बस और बस यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट से मेरा मतलब यहाँ पे है कि लेजिस्लेचर कर सकता है, सेंटर के पास पावर है। यहाँ पे भी स्टेट के पास पावर नहीं है किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, ये यूनिटरी फीचर है। जैसे कि हमारे यहाँ सिंपल अमेंडमेंट के थ्रू जो है सेंटर बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईजिली चेंज कर सकता है, जहाँ पे स्टेट्स के रैटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। द बल्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडेड बाय यूनिलेटरल एक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ईदर बाय सिंपल मेजोरिटी और बाय स्पेशल मेजोरिटी, जहाँ पे स्टेट्स के रैटिफिकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, देखिए स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन की। द स्टेट्स आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, हेंस द मेंबरशिप जो है वेरीज फ्रॉम 1 to 31। किसी स्टेट को बस एक ही सीट दी गई है राज्यसभा में, कुछ स्टेट्स को 31 सीट्स तक दी गई हैं। इन यूएस ऑन द अदर हैंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द अपर हाउस इज फुल्ली रिकग्नाइज। क्योंकि यूएस में 50 स्टेट्स है तो हर स्टेट को 2-2 सीट्स दी गई हैं सेनेट में, तो टोटल 100 सीट्स हो जाती हैं यहाँ पे। तो इससे भी पता चलता है कि देखिए सब यहाँ पे स्टेट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा कि हर एक स्टेट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है राज्यसभा के अंदर भी। इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है इमरजेंसी के टाइम पे, तीनों ही इमरजेंसीज के टाइम पे हम मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर देते हैं। इससे भी हमको स्टेट की फ्रेजाइल नेचर का पता चल रहा है। सिंगल सिटीजनशिप है, ये नहीं है कि आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश की एक सिटीजनशिप है और आपके पास इंडिया की एक सिटीजनशिप होगी। सबके पास बस इंडिया की सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, जबकि यूएस में जो होता है ना उनके पास उनकी अपने खुद के स्टेट की भी सिटीजनशिप्स होती हैं। फिर हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी आता है। देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो था वो फेडरल सिस्टम का फीचर था, और इंटीग्रेटेड जुडिशरी वो जो है वो यहाँ पे यूनिटरी उसका फीचर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम आ जाता है विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड स्टेट हाई कोर्ट्स बिलो इट। दिस सिंपल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्स बिलो द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉज, दोनों को ये एनफोर्स करते हैं। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, सीएजी आ जाता है, जो ऑडिट करता है अकाउंट्स ऑफ नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो दोज ऑफ द स्टेट्स, वाइल हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज डन बाय प्रेसिडेंट विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स। देखिए इनका अपॉइंटमेंट करना है, रिमूवल करना है, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है, बट स्टेट्स का ये ऑडिट कर सकते हैं आके। तो बेसिकली स्टेट्स को पावर यहाँ पे कहाँ दी गई, स्टेट्स का ऑडिट करने के लिए तो सीएजी है, बट स्टेट के अपॉइंटमेंट में सीएजी का कोई रोल नहीं है। सॉरी, सीएजी के अपॉइंटमेंट में स्टेट्स का कोई रोल नहीं है, सीएजी के रिमूवल में स्टेट्स का कोई रोल नहीं है। हेंस दिस ऑफिस रिस्ट्रिक्ट्स द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। इस तरीके से देखिए हम उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एक तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे हमारे इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी आ जाती है। देखिए इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी यहाँ पे किस तरीके से आ रही है कि यहाँ पे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है जो सेंटर के भी इलेक्शंस कराते हैं और स्टेट के भी इलेक्शंस कराता है। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस नॉट ओनली टू द सेंट्रल लेजिस्लेचर बट ऑल्सो टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स, बट दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड स्टेट्स हैव नो से इन दिस मैटर। देखिए वही सेम इशू है जो सीएजी के में था। इलेक्शंस कराने के लिए तो ये लोग जाएंगे, बट इनको अपॉइंटमेंट के लिए तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। द पोजीशन इज सेम एज विद रिगार्ड टू रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर्स एज वेल। रिमूवल के लिए भी बस यहाँ पे स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है।
तो देखिए इस तरीके से ना मैंने आपको जितने भी फेडरल फीचर्स थे, जितने भी यूनिटरी फीचर्स थे, सब यहाँ पे डिटेल में समझा दिए हैं। और फेडरल सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, सभी फीचर्स को बाय हार्ट कर लीजिए, ताकि पेपर में आए तो आप इजीली क्वेश्चन जाके वहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अब हम आपसे कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। और आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से हमारे पॉलिटी का क्रैश कोर्स जा रहा है। आपके लिए रोज डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो रहा कि वीडियोस अपलोड नहीं की जा रही हैं। और आप डेली बेसिस पे ऐसे छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू अपना पूरा लक्ष्मीकांत पूरा कर सकते हैं।